हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे। एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी जेई लेक्चर नंबर 18 के अंदर। क्या कुछ पढ़ने वाले हैं सर आज हम। बेटा लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सीखी थी हमने। फजान्स रूल का डिस्कशन किया था। नाउ इट्स टर्न फॉर, जानते हो किसके लिए है? अगेन हम आज का जो गोल लेके हाजिर है दैट इज फजान्स रूल का एप्लीकेशन। थोड़ा सा ठीक है, हालांकि थर्मल स्टेबिलिटी वाला और थर्मल डिकम्पोजिशन वाला जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम एस ब्लॉक वगैरह से बिलोंग करता है, ब्लॉक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, तो वो हम वहां पे कवर करने वाले हैं। जो केमिकल बॉन्डिंग का मेन कोर पोर्शन है दैट वी विल कवर इन दिस सेक्शन ओनली। एंड उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? दैट इज वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ने हैं। हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा है, डाइपोल के बारे में पढ़ा है, आयन डाइपोल के बारे में पढ़ा है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस फोर्स के बारे में पढ़ा है। सारी चर्चाएं करेंगे। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इतना नाम ले लिया, अब एक काम करो पढ़ाना शुरू करो ताकि हमारा सारा कंफ्यूजन दूर होता जाए। तो यहां पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? फजान्स रूल से। बोलो बोलो सारे बोलो, क्या शुरू करने जा रहे हैं? फजान्स रूल शुरू करने जा रहे हैं। हमने फजान्स रूल की कुछ बेहद अच्छी चर्चाएं की थी। हमने कहा था कि फजान्स रूल क्या बताता है, किसके बारे में बताता है कि एक छोटा सा केटायन बड़े एनायन को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर लेता है। एक छोटा सा केटायन एक बड़े एनायन को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर लेता है, और जब अट्रैक्ट करता है तो उसे क्या नाम देते हैं। ठीक उसी तरीके से इस अट्रैक्शन को क्या नाम दूं, यह सवाल उठता है और इन सारी बातों पर चर्चा का विषय बन जाता है। खैर इंपॉर्टेंट मुद्दे की हम बात करें। फजान्स ने यह कहा था कि कोई भी आयनिक बॉन्ड हो, क्या बोला था? कोई भी आयनिक बॉन्ड हो। क्या बोला था? बोलो जल्दी। कोई भी आयनिक बॉन्ड हो। क्या बोला था? बोलो जल्दी। कोई भी आयनिक बॉन्ड हो, उसके अंदर ना तो 100% आयनिक कैरेक्टर होगा, उसके अंदर ना तो 100% आयनिक कैरेक्टर होगा। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी हो उसके अंदर 100% कोवेलेंट नहीं होता, वैसे ही आयनिक बॉन्ड कोई भी हो उसके अंदर 100% आयनिक नहीं होता। और जब एक स्मॉल साइज केटायन को एक बड़े साइज एनायन के पास हम ले जाते हैं तो वो क्या करता है? उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। जब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो उसके शेप में डिफॉर्मेशन आएगा, उसके शेप में चेंज आएगा। जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। यानी कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि जब एक स्मॉल साइज केटायन को एक बड़े साइज के एनायन के पास लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता है। मेरे भाई जब ये खींचता है ना, जब ये खींचता है तो इसका शेप सिमेट्रिकल से बिगड़ के इसका थोबड़ा जो सिमेट्रिकल जैसा था आजकल वो अनसिमेट्रिकल हो गया है। और मेरे भाई जब इलेक्ट्रॉन यहां पे अगर मैं बात करूं इसका थोबड़ा जो है ये अनसिमेट्रिकल हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं ना कहीं दोनों न्यूक्लियस के बीच में आना शुरू हो गए। जब ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में आएंगे, जब ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में आएंगे यानी कि कहीं ना कहीं शेयरिंग जैसा कुछ हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड पिक्चर आ रही है दिमाग में, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। माना इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही है लेकिन दो न्यूक्लियस के बीच में अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब शेयरिंग जैसा माहौल बनेगा। यानी कि शेयरिंग लाइक समथिंग यहां पे कुछ हो रहा है जिसकी वजह से यह कहा गया इसके अंदर कैसा कैरेक्टर आएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अब यहां पे किसने बताया? फजान्स ने यह बताया कि हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और ये कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा चार्ज ऑन केटायन बढ़ेगा, साइज ऑफ केटायन छोटा होगा और चार्ज एंड साइज ऑफ एनायन ज्यादा होगा। क्या बोला आपने? फिर से बोलो। सुनो, ये कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, ये कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा जितना रेडियस ऑफ केटायन छोटा होगा, चार्ज ऑन केटायन ज्यादा होगा। वहीं दूसरी कंडीशन, रेडियस एंड चार्ज ऑफ एनायन। ये देखो रेडियस एंड चार्ज ऑफ एनायन, इसको कैसे पढ़ोगे? रेडियस ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा। बस ये दो बातें हैं, और बाकी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन कहानी का क्रक्स यही है, कहानी का कहा जाता है कंक्लूजन यही है कि रेडियस ऑफ केटायन छोटा होना चाहिए, चार्ज ऑन केटायन ज्यादा होना चाहिए। वहीं रेडियस एंड चार्ज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अरे नेता जनता का वोट कब खींचेगा? जब जनता होगी ज्यादा,
नेता होगा कम, नेता 10 थोड़ी होते हैं, नेता तो कोई एक होता है ना। तो अगर मैं बात करूं नेता है कम और जनता है ज्यादा, नेता की बात में है दम और जनता है एकदम मूर्ख, बनने के लिए हरदम तैयार। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो अगर हम बात करें कि जनता को वो मूर्ख कब बना पाएगा, जनता का वोट कब अपनी तरफ खींच पाएगा, जब नेता होगा दमदार, नेता होगा दमदार और नंबर में क्या होगा, कम होगा, तो जाएगा अपनी बातों से उसको सम्मोहित करेगा और उसका वोट पोलराइज कर लेगा। ठीक है, ऐसा ही केटायन और एनायन के साथ होता है कि केटायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा उतना ज्यादा सीसी बढ़ेगा, सीसी बोले तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने के लिए कंडीशन क्या नेसेसरी होती है, दैट इज रेडियस ऑफ केटायन शुड बी स्मॉल, चार्ज ऑन केटायन शुड बी हाई। समझ रहे हो मेरी बात को? वहीं अगर हम बात करें कि रेडियस एंड चार्ज ऑफ एनायन शुड बी लो, चाहो तो लिख भी लो ये बात, अभी पॉज करो और अभी सुन के लिख लो कि रेडियस ऑफ केटायन शुड बी स्मॉल, चार्ज ऑन केटायन शुड बी हाई, रेडियस एंड चार्ज ऑफ एनायन शुड बी हाई। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्की बात है। अब सुनो बेटा, फजांस की कुछ बातें, फजांस की कुछ बातें, क्या क्या कुछ बातें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब ये बातें सुन लो, इसी से तुम्हारा सवाल बनना है, बाकी मैं एक एक लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। आओ लल्ला देखो इधर, यहां पे अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, केटायन कहना कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज केटायन होना चाहिए, स्मॉल साइज केटायन। ठीक है, हाई चार्ज ऑन केटायन, हाई चार्ज ऑन केटायन, हाई चार्ज ऑन केटायन। उसके बाद तीसरा, साइज एंड चार्ज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 3 बातें हो गई। चौथी बात होती है क्या बेटा, और 5वीं बात क्या होती है, फाई के बारे में। फाई मतलब बोले तो पोलराइजिंग पावर, बोले तो पोलराइजिंग पावर। फाई किसको हम बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए बस सुन लो। फाई जो होता है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर। अब ये पोलराइजिंग पावर की 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये ज्यादा होगी, फाई ज्यादा होगा, या तो ये कम होगा। अगर फाई ज्यादा हुआ, अगर फाई ज्यादा हुआ, बोलो बोलो क्या बोला मैंने, अगर फाई ज्यादा हुआ, क्या हुआ, अगर फाई ज्यादा हुआ, अगर फाई ज्यादा हुआ, तो फाई अगर ज्यादा है मतलब खींचने की पावर ज्यादा है। नेता अगर दमदार है, नेता अगर दमदार है तो वोट खूब सारा खींचेगा। समझने की कोशिश करना, नेता अगर दमदार है तो वोट खूब सारा खींचेगा, और नेता अगर दमदार नहीं है, नेता अगर दमदार नहीं है, नेता अगर दमदार नहीं है तो वोट खूब सारा नहीं खींच पाएगा। तो यहां पे समझो, फाई अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। जब ज्यादा खींचेगा, यहां पे समझना, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो एक बात तो, 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा। 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा खींचेगा तो 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर, यहां पे मैं प्रॉपर लिखता हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। पक्की बात है। अगर मैं बात करूं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आया तो आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, सीसी अगर ज्यादा हुआ तो आईसी कम हो गया। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आईसी कम, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आईसी कम। पक्की बात है। अगर मैं बात करूं पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर अगर मैं बात करता हूं तो पोलराइजिंग पावर क्या है, बोलो जल्दी, अगर कम है, पोलराइजिंग पावर अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करने में असक्षम है, कमजोर है, वीक है। तो अगर वीक है, इलेक्ट्रॉन कम खींच रहा है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो कम आएगा। अगर दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, कम है, कम है, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया।
और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो ज्यादा कौन सा कैरेक्टर होगा? आयोनिक कैरेक्टर। यानी कि आयोनिक कैरेक्टर बोले तो यहां पे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। पक्की बात है। तो अब जरा गौर से सुनो। अब बात आती है सर लो फाई कौन होगा, हाई फाई कौन होगा? देखो, अगर जिसकी पोलराइजिंग पावर कम इसको हम बोलेंगे लो, और जिसकी ज्यादा इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। हाई। क्या बोलेंगे? हाई। और इसको हम क्या कहते हैं? फाई। क्या कहते हैं? फाई। यानी कि एक होगा लो फाई, जिसके अंदर पोलराइजिंग पावर जिसकी क्या होगी? कम होगी। लो फाई। लो फाई। फाई क्या? एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? तो लो फाई, ठीक है। एक होता है लो फाई और एक होता है हाई फाई। तो सर लो फाई कौन है और हाई फाई कौन है, ये बता दीजिए। बेटा मैं तुमको कह रहा हूं चार को बस याद रख लो, चार को याद रख लो, बाकी किसी को नहीं याद रखना है। सुनो, अगर मैं तुमसे बात करूं, पहली बात, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये चारों के चारों क्या होते हैं? लो फाई होते हैं। क्या होते हैं? लो फाई। सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ, ये क्या होते हैं? लो फाई होते हैं। 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 बोलो बोलो, क्या होते हैं? लो फाई होते हैं। सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ, बोलो बोलो, क्या होते हैं? लो फाई होते हैं। क्या होते हैं? लो फाई होते हैं। बाकी इनके अलावा सबको मान लो हाई फाई, सबको मान लो। ये चार जो है ये एकमात्र, अगर मैं बात करूं, ये पेयर याद कर लो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या है? लो फाई है। तो हाई फाई कौन होता है? इनके अलावा बोला तो सारे हाई फाई मान लो। अब एक और बात याद रख लो कि जो डी ब्लॉक के केटायन होते हैं, डी ब्लॉक के केटायन होते हैं, ये हैं, ये एस और पी ब्लॉक वाले केटायन से, एस और पी ब्लॉक वाले केटायन से हाई फाई होते हैं। इनका फाई क्या होता है? ये क्या होते हैं? हाई फाई होते हैं। ये कैसे होते हैं? हाई फाई। ये कैसे होते हैं? हाई फाई। समझ रहे हो मेरी बात को? एस और पी ब्लॉक के केटायन से ये क्या होंगे? हाई फाई होंगे। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं मोस्ट अप्रोप्रिएटली तो आप तो लिखिए एस ब्लॉक के केटायन से, ठीक है? एस ब्लॉक के केटायन से या पी ब्लॉक के केटायन से ये क्या होते हैं? हाई फाई होते हैं। जो डी ब्लॉक के होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग। अभी समझाऊंगा उसका भी रीजन। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं, ये जो डी ब्लॉक के केटायन है, ये एस ब्लॉक के केटायन से क्या होते हैं? ज्यादा फाई वाले होते हैं। मतलब कि इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेगा। स्वाहा बोलो हाँ या ना? पक्की बात है। तो ये वो बातें होती हैं कुछ। तो इन्होंने क्या बोला था? स्मॉल साइज कैटायन होना चाहिए। जो बात किया जाए चार्ज ऑन कैटायन, वो हाई होना चाहिए। वहीं जो एनायन है वो क्या होना चाहिए? बड़े साइज का होना चाहिए। और चार्ज भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? इसके बाद से लो फाई कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और अगर ऐसी ही हम बात करें कि डी ब्लॉक के जो कैटायन्स होते हैं उनका एस ब्लॉक से ज्यादा फाई होता है। समझ में आई मेरी बात? इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको नोट कीजिए। चलो 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 आगे चलें, ठीक है? आओ आगे आओ। अब बात आती है कैटायन के लिए वर्ड यूज किया जाता है पोलराइजिंग पावर, ठीक है? अब कैटायन का सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज होनी चाहिए, ठीक है? स्मॉल साइज होनी चाहिए। साइज कैसी होनी चाहिए? स्मॉल, स्मॉल साइज। और चार्ज क्या होना चाहिए इस पे? हाई। चार्ज क्या होना चाहिए? हाई, ठीक है? इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है पोलराइजिंग पावर, खींचने की पावर, खींचने की क्षमता, पोलराइज करने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाएगा? पोलराइजिंग पावर। क्या कहा जाएगा? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग वर्ड का मतलब अपनी तरफ खींचने की क्षमता। पावर मतलब क्षमता, पोलराइज मतलब अपनी तरफ खींचने की क्षमता, ठीक है? अब सुनो, यहां पे कहा जाता है कैटायन का साइज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो बेटा, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है? सर अगर कम होगा तो क्या होगा? तो चार्ज डिस्पर्सन जो है, मतलब मेरे भाई अगर साइज जितना छोटा होगा चार्ज उतना कम फैलेगा। चार्ज उतना कम फैलेगा। चार्ज उतना क्या होगा? कम फैलेगा। साइज जितना छोटा होगा चार्ज उतना कम फैलेगा। चार्ज उतना क्या होगा? कम फैलेगा। चार्ज उतना क्या होगा? कम फैलेगा। साइज जितना छोटा होगा चार्ज उतना कम फैलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? साइज जितना छोटा हुआ, जितना छोटा चार्ज उतना कम फैलेगा। चार्ज उतना कम फैलेगा। चार्ज उतना कम फैलेगा। कम फैलेगा। चार्ज उतना कम फैलेगा।
साइज जितना छोटा हुआ चार्ज उतना कम फैलेगा, मतलब चार्ज डिस्पर्शन, फैलना, चार्ज का फैलना, छोटे वाले पे कम फैलेगा मेरे भाई चार्ज, समझ रहे हो? तो चार्ज साइज जितना छोटा, चार्ज डिस्पर्शन उतना कम, यानी चार्ज कम फैलेगा। अब सुनो, अगर चार्ज कम फैलेगा तो एरिया है बहुत छोटा सा, जो एरिया है बहुत छोटा सा है, उसमें कम एरिया में ज्यादा चार्ज है, मतलब चार्ज डेंसिटी, चार्ज जो घना होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, चार्ज क्लाउड जो होगा वो ज्यादा होगा, चार्ज की डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। ऐसे समझो, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एरिया है, उसमें 25 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है, और दिल्ली जो है एक बहुत छोटा सा एरिया है, उसमें 4 करोड़ की या 5 करोड़ की या जो भी है, मतलब जितने की भी पॉपुलेशन रहती है। तो एक बात मुझे बताओ, कहा जाता है दिल्ली ज्यादा डेंस है, डेंस मतलब ज्यादा घना है, घना मतलब एरिया कम है और लोग ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में एरिया बहुत बड़ा है और लोग उस हिसाब से कम है, लोग ज्यादा है, लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, लोग और एरिया दोनों से ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, डेंसिटी कैसे समझ सकते हो, एक इतना छोटा सा एरिया और एक इतना बड़ा सा, यहां पे भी 5 लोग रहते हैं, यहां पे भी 5 लोग रहते हैं, ठूस के 5 लोगों को कहां पे रहना पड़ता है, ठूस ठूस के, धक्का मुक्की करके कहां रहना पड़ता है? सर ये जो छोटा वाला एरिया है ना, यहां पे अगर 5 लोग हैं और ये बड़े वाले एरिया में भी 5 लोग हैं, तो यहां पे ठूस ठूस के लोग भरे पड़े होंगे, यहां पे अगर कहा जाए तो भयानक तरीके से लोग घुसे पड़े होंगे। मतलब कहा जाता है एरिया बहुत छोटा है और लोग क्या है, ज्यादा है, एरिया के हिसाब से लोग ज्यादा है और यहां एरिया के हिसाब से लोग कम है, तो यहां पे कम डेंसिटी, यहां पे क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अगर साइज छोटा है तो चार्ज कम फैलेगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो बेटा, ज्यादा हो जाएगी। और अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई पॉजिटिव की, तो वो नेगेटिव को देखते ही अपनी तरफ खींच लेगा या नहीं खींच लेगा, ये मुझे बताओ। अरे खींच लेगा या नहीं खींच लेगा, बोलो ना यार। अगर मान लो चार्ज डेंसिटी भयानक है, जैसे ही किसी के पास चुंबक, समझते हो, अगर चुंबक के अंदर मैग्नेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही ले जाओगे, मैग्नेट पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो चुंबक को अपनी तरफ खींचेगा। वैसे ही ये केटायन है, केटायन की अगर मैं बात करूं, चार्ज यहां पे क्या है, बहुत ज्यादा है और साइज क्या है, छोटी, तो जैसे ही एनायन के बगल में ले जाओगे, पकड़ के खींच लेगा या नहीं खींच लेगा? और अगर खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी जल्दी न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी, यानी कि उतनी जल्दी कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, नेट अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, खींचने की पावर, अट्रैक्शन बोले तो खींचने की पावर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ATTR, ठीक है। तो ये क्या है, खींचने की पावर, खींचने की पावर, समझ रहे हो मेरी बात को, खींचने की पावर, ठीक है। अब जरा गौर से समझना, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, पीपी, पीपी मतलब पोलराइजिंग, पोलराइजिंग, क्या बोलो, पोलराइजिंग पावर, क्या यूज किया जाता है, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पीपी का मतलब क्या है, पोलराइजिंग पावर है, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ उसके अंदर, एनायन के अंदर हम आ जाते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, एनायन के अंदर, ठीक है। तो एनायन की साइज कैसी होनी चाहिए, बोलो बेटा, एनायन की साइज होनी चाहिए बड़ी, एनायन की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एनायन की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी, क्योंकि अगर साइज क्या होगी, बोलो जल्दी, अगर साइज होगी ज्यादा, अगर साइज लेट सपोज है ज्यादा, तो चार्ज डिस्पर्सन क्या होगा, चार्ज फैलेगा क्या, तो ज्यादा फैलेगा। तो यहां पे चार्ज ज्यादा फैलेगा, चार्ज ज्यादा फैलेगा, चार्ज ज्यादा फैलेगा, ठीक है। चार्ज क्या होगा, ज्यादा फैलेगा। अगर चार्ज ज्यादा फैलेगा, चार्ज ज्यादा फैलेगा तो चार्ज डेंसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में कम, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, चार्ज डेंसिटी अगर कम हो गई तो ये अट्रैक्ट कम कर पाएगा, ये अट्रैक्ट कम कर पाएगा, तो अट्रैक्शन पहली चीज कम कर पाएगा, इसीलिए केटायन जो है वो एनायन को अट्रैक्ट करता है, यहां अट्रैक्शन हो जाएगी कम। अब अगर चार्ज हुआ ज्यादा, अब अगर मैं बात करूं चार्ज हुआ ज्यादा, अब देखो डेंसिटी अलग चीज है और चार्ज का होना ज्यादा अलग चीज है, ठीक है। साइज भी ज्यादा होनी चाहिए, चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका चार्ज हुआ ज्यादा, अगर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा केटायन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा इसका, उतना ज्यादा केटायन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा इसका। तो सुनना, चार्ज जितना ज्यादा केटायन के प्रति, केटायन के प्रति, केटायन के प्रति अट्रैक्शन उतना ज्यादा,
कैटायन के प्रति अट्रैक्शन उतना ज्यादा, कैटायन के प्रति अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब कि कैटायन जितना इसको खींचना चाहता है, एनायन उसकी तरफ उतना आना चाहता है। कैटायन इसको जितना खींचना चाहता है, एनायन उसके प्रति उतना आना चाहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जरा गौर से यहां पे समझो। अगर ऐसा हुआ तो इसको नाम देते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइज होने की एबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, खींचे जाने की एबिलिटी यानी कि पोलराइजेबिलिटी, खींचे जाने की क्षमता यानी कि पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी। और पोलराइजिंग पावर की जब तुम बात करोगे तो खींचने की पावर, पोलराइज करने की, अपने वश में करने की पावर, ये किसके हाथ में है? कैटायन। और पोलराइज होने की एबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी, खींचने की पावर, पोलराइजिंग पावर, खींचे चले जाने की पावर, पोलराइजेबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कैटायन के लिए वर्ड क्या यूज करेगा बेटा? पोलराइजिंग पावर। और एनायन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? पोलराइजेबिलिटी। मैं तेरी ओर खिंचा चला आता हूं, पोलराइजेबिलिटी। समझ रहे हो? यहां पे समझो, ये मैं पकड़ के खींच रहा हूं, ये मैं पकड़ के खींच रहा हूं, दैट इज पोलराइज कर रहा हूं, अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहा हूं, पोलराइजिंग पावर है ये। बात समझ में आई या नहीं आई? अब सुनना जरा गौर से, आगे चलते हैं। पहले इसको नोट कर लो, मुझे लगता है ये अब तुमको क्लियर है, पक्की बात है। चलें आगे, पहले इसको नोट कर लो। तू खिंच मेरी फोटो, तू खिंच मेरी फोटो पिया। आओ पोलराइजिंग पावर देखते हैं। पोलराइजिंग पावर किसके लिए यूज करते हैं अपन? कैटायन के लिए। तो अब तुम्हें पता है V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। और V जो है ये किस पे डिपेंड करता है? आयनिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, यहां पे देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेडियस। सो आई कैन सी दैट कि जो पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली PP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन रेडियस। मतलब पोलराइज करने के लिए चार्ज होना चाहिए ज्यादा, रेडियस होना चाहिए कम। पक्की बात है, बोलो हां या ना? अब जरा गौर से यहां पे देखो, अब दूसरा टर्म होता है पोलराइजेबिलिटी। क्या टर्म होता है? बोल बेटा, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी बोले तो ये किसके लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है एनायन के लिए। किसके लिए यूज होता है? एनायन के लिए। किसके लिए यूज होता है? एनायन के लिए। किसके लिए यूज होता है? एनायन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पोलराइजेबिलिटी टर्म किसके लिए यूज होता है? एनायन के लिए। अब समझना, एनायन के लिए चार्ज भी क्या होना चाहिए? ज्यादा, एंड साइज भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। यानी कि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोलराइजेबिलिटी is directly proportional to charge and is directly proportional to what? Size. Is it clear? पक्की बात है? ठीक है, तो ये बातें होती हैं। पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए वर्ड यूज होता है, पोलराइजेबिलिटी एनायन के लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने इसको फील दिला दिया, इसको फटाफट से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले क्या आगे? चले क्या? आइए, अब मैं कह रहा हूं कि जो डी ब्लॉक के कैटायन होते हैं बेटा, डी ब्लॉक के कैटायन का पोलराइजिंग पावर जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू एस ब्लॉक के। मैंने क्या बोला कि डी ब्लॉक के कैटायन का, कैटायन बोले तो पोलराइजिंग पावर ही वर्ड यूज करोगे। अरे यहां पे क्या वर्ड यूज किया गया है ये बताओ ना भाई। यहां पे अगर देखो तो कैटायन, कैटायन के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? कैटायन के लिए अगर हम बात करें तो पोलराइजेबिलिटी। यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा? पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। समझने की कोशिश करना, डी ब्लॉक कैटायन का ज्यादा होता है कंपेयर टू एस ब्लॉक, सॉरी पोलराइजेबिलिटी नहीं, पोलराइजिंग पावर। ओह माय गुडनेस, मैंने गलत कर दिया। पोलराइजिंग पावर, सॉरी माय मिस्टेक। पोलराइजिंग पावर डी ब्लॉक के कैटायन का ज्यादा होता है एस एंड पी ब्लॉक से। क्यों? समझने की कोशिश करो। इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है बेटा, इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो किस में प्रेजेंट रहेगा? n-1।
किसमें प्रेजेंट रहेगा, n-1 में। किसमें प्रेजेंट रहेगा, n-1। और इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा दैट विल बी प्रेजेंट इन n। समझ रहा हूं मेरी बात को, ns सेल में। अब अगर मैं बात करूं डी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो डी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पे यस, यहां पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। समझ रहा हूं मेरी बात को। और यहां पे अगर हम बात करें तो मे और मे नॉट, मे और मे नॉट पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अगर मे और मे नॉट है तो एक चीज समझना, Z effective is equal to what? Z minus sigma. Z effective is basically what? Effective nuclear charge. क्या होता है? Effective nuclear charge. Effective nuclear charge. अभी मैंने बताया जस्ट थोड़ी से पहले। और sigma is something what? Shielding constant. क्या है ये? Shielding constant. ठीक है? Shielding constant. अब ये shielding constant जो होती है, जिसको नहीं पता है वो सुन लीजिए कि ये जो shielding constant होती है ये S और P वालों के लिए क्या होती है, गुड होती है। क्या होती है, गुड। ठीक है, और वहीं पे D और F वालों के लिए ये क्या होती है, पुअर होती है। क्या होती है, पुअर। तो शील्डिंग कांस्टेंट यानी सिग्मा जो होती है S और P वालों के लिए अच्छी होती है, D और F वालों के लिए क्या होती है बेटा, पुअर होती है। अब समझने की कोशिश करो यहां पे तरीके से कि अगर मैं बात करूं यहां D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा लगाऊं तो सिग्मा कैसा हो जाएगा, पुअर। और अगर ये पुअर हो गया, अगर ये पुअर हो गया, अगर ये पुअर हो गया तो ऑब्वियस है ये क्या हो जाना है, गुड हो जाना है। ऐसे सोचो, माइनस में कोई चीज बेकार है तो प्लस में वही चीज अच्छी हो जाएगी। ऐसे सोच सकते हो, माइनस में कोई चीज बेकार है तो प्लस में अच्छी हो जाएगी। और अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया तो Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे, ये अगर मैं बात करूं ये क्या है, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि साइज जो होगी वो छोटी होगी। और अगर केटायन की साइज हुई छोटी, अगर केटायन की साइज हुई छोटी, फिर से सुनना, अगर ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो जब ये खींचेगा तो साइज होगी छोटी। और अगर साइज हुई छोटी यानी कि चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो गई, कम एरिया में ज्यादा चार्ज हो गया। तो अगर मैं बात करूं कम एरिया में अगर ज्यादा लोग रह रहे हैं, मतलब डेंस एरिया है, घना एरिया है, तो जब ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज होगी छोटी, चार्ज डेंसिटी हो गई ज्यादा। और केटायन की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा, एनायन को उतना ज्यादा अपनी तरफ पोलराइज करेगा, एनायन को उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो जरा गौर से, यहां पे मे और मे नॉट अगर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अब जरा गौर से समझो। यहां पे Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, तो यहां पे Z इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन उतना नहीं लगा पाएगा, यानी कि Z इफेक्टिव यहां पे उतना ज्यादा नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो साइज ऑफ एनायन उतना, साइज ऑफ केटायन उतना छोटा नहीं होगा, पोलराइज करने की पावर उतनी ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है डी ब्लॉक के केटायन का एस ब्लॉक के केटायन के कंपैरिजन में ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बात करें, जैसे कि हमें दिया Cu+ और हमें दिया Na+, ये कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का केटायन है। और ये कौन से ब्लॉक का केटायन है, अगर हम बात करें तो ये डी ब्लॉक का केटायन है, ये डी ब्लॉक का केटायन है, ठीक है। और ये कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक केटायन है। एक डी ब्लॉक केटायन है और एक कौन सा है, एस ब्लॉक केटायन है। तो अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक का केटायन एस ब्लॉक के केटायन से हमेशा ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा। नेक्स्ट Hg2+, Pb2+। अगर हम बात करें तो ये कौन से ब्लॉक का केटायन है, पी ब्लॉक के केटायन है। किसका केटायन है, पी ब्लॉक केटायन है, ठीक है। और ये कौन से ब्लॉक का है, तो ये है डी ब्लॉक का। तो ऑब्वियस एस और पी वालों से तो ज्यादा ही होती है किसकी पोलराइजिंग पावर, दैट इज डी ब्लॉक के केटायन की। तो इसको फटाफट से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे चले, चलिए आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के अंदर ही। जैसे हमने कहा डी ब्लॉक की पोलराइजिंग पावर जो होती है डी ब्लॉक के कैटायन की वो ज्यादा होती है एस ब्लॉक वालों से। अब हम डी ब्लॉक के अंदर ही बात करते हैं, तो आओ बेटा देखो क्या होता है। एक्चुअल में डी ब्लॉक में आपको दो कंडीशन मैंने कहा कि आप कहां से कहां जा रहे हो, टॉप से बॉटम जा रहे हो। कहां से कहां जा रहे हो, टॉप से बॉटम जा रहे हो, ठीक है। अब टॉप से बॉटम जब जाओगे आप, टॉप से बॉटम जब जाओगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं डी और एफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे टॉप से बॉटम आप जाओगे, टॉप से कहां जाओगे, बॉटम जाओगे, टॉप से कहां जाओगे, बॉटम जाओगे, ठीक है। तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बढ़ेंगे। और डी और एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपको पता है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो अगर डी और एफ इलेक्ट्रॉन बढ़े और सिग्मा डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा होता है, पुअर होता है, पुअर होता है, यानी इसे ही हम क्या कहते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट, या फिर हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या करेगा, बढ़ेगा। और अगर शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ा तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है नेट अट्रैक्शन का बढ़ना। नेट अट्रैक्शन का बढ़ना, किसका बढ़ना, नेट अट्रैक्शन का बढ़ना। अगर नेट अट्रैक्शन बढ़ा तो ये पॉजिटिव चार्ज कैटायन जो है नेगेटिव चार्ज एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ पकड़ के खींच रहा है, अपनी तरफ पकड़ के खींच रहा है, यानी कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, खींचने की पावर ज्यादा है, समझ रहे हो। तो यहां पे पोलराइजिंग पावर क्या हो गई, बोलो बेटा, बोलो बोलो सारे, बोलो सारे, बोलो सारे, बोलो, क्या हो गई, ज्यादा हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, पक्की बात है। अब लेफ्ट से राइट जाते हैं, आओ देखो, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए, देखो लेफ्ट से राइट जाओगे, तो लेफ्ट से राइट जाओगे बेटा तो D1 से लेके D9 तक क्या होता है कि हम बात करें बढ़ता है, लेकिन D10 के कंपैरिजन में D9 वालों का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, पहले तो ये सुनो। यहां पे देखो क्या होता है, नो डाउट डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं सर, तो डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे सर। डी इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे, डी इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो शील्डिंग पुअर होगी। और अगर शील्डिंग पुअर हुई सर, अगर शील्डिंग पुअर हुई यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब यह है सर कि नेट अट्रैक्शन बढ़ा, खींचने की पावर बढ़ी। और खींचने की अगर पावर बढ़ती है बेटा, खींचने की अगर पावर बढ़ती है यानी कि पोलराइजिंग पावर बढ़ी, यानी पोलराइज करने की क्षमता बढ़ी, यानी नेगेटिवली चार्ज एनायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन के प्रति अट्रैक्ट होगा। और जब ये अट्रैक्ट होगा, जब ये अट्रैक्ट होगा तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में आएगी यानी कि सर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि शेयरिंग जैसा कुछ मामला यहां पे हो रहा है। तो यानी अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा बेटा तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब जरा गौर से समझने की कोशिश करो, एक्चुअल में D10 में ऐसा क्या खास है सर। तो D10 वाले चूंकि कंप्लीटली फिल्ड है, क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। इनका कटोरा मेरे भाई, इनका कटोरा जो है वो पूरा भरा हुआ है। जो D10 वाले हैं इनका कटोरा भरा हुआ है, इनके पास एक स्पेशल तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, नाम है बेटा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे सिमेट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है, सिमेट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। मतलब ऊपर से भी खींचेगा, आजू से भी खींचेगा, बाजू से भी खींचेगा, नीचे से भी खींचेगा, हर जगह से खींचेगा जहां से मौका मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, इनर्ट बन जाएगा, नॉन रिएक्टिव बन जाएगा। तो उतना ज्यादा पोलराइज करने में विश्वास नहीं रखेगा। अब मान लो जिसको, जो मान लो नेतागिरी कर रहा है लगभग 20 सालों से, समझ रहे हो। अब 20 साल में इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, मैं करप्ट
लीडर की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो करप्ट लीडर है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि करप्शन के जरिए उन्होंने खूब पैसा अंदर कर लिया, एकदम पेट के अंदर दबा लिया। तो अब समझने की कोशिश करना, अब उनको क्या मतलब है फिर से चुनाव लड़ने की, अब उनको क्या मतलब है फिर से काम करने की, ये बताओ क्या काम करेंगे? वो घंटा काम करेंगे भैया। वैसे ही D10 का हाल है। D10 के अंदर है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, एकदम कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन। अब कहता है भैया देखो हमारे अंदर है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन से इक्वल लगाएंगे, और अगर हम हर डायरेक्शन से नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल लगाएंगे तो हमको क्या मतलब है पोलराइज करने की किसी को, हमको क्या मतलब है किसी का इलेक्ट्रॉन खींचने की? जाए भाड़ में जाए। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अभी नए नए लोग हो, तुम एक काम करो, तुम खींचो। तो D9 वालों की D10 के कंपैरिजन में पोलराइजिंग पावर हाई होती है, ये अपने दिमाग में बिठा लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आओ मुद्दे की बात सुनते हैं। D5, D6, D7, D8, D9 हमें दे दिया गया, हमसे पूछा गया इसमें पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बता दीजिए। तो भैया ऑब्वियस है, लेफ्ट से राइट जाओगे, आजू से बाजू। मेरे भाई ऊपर से नीचे हमेशा साइज देखना, ऊपर से नीचे हमेशा साइज देखोगे, लेकिन आजू से बाजू की जब जब बात की जाएगी, आजू से बाजू की जब जब बात की जाएगी, आजू से बाजू की जब जब बात की जाएगी मेरे भाई, लेफ्ट से राइट की बात की जाएगी, तुम्हें डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए नजर आएंगे। और अगर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए नजर आएंगे यानी कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, तो यानी कि सिग्मा हो गया बेकार। अगर ये शील्डिंग है बेकार, शील्डिंग है कमजोर, शील्डिंग क्या है? कमजोर है। और अगर शील्डिंग कमजोर है तो Z इफेक्टिव क्या होगा? तो Z इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। स्वाहा। यानी अगर Z इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो यहां पे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यानी D9 का D8 से ज्यादा, D8 का D7 से ज्यादा, D7 का D6 से ज्यादा, D6 का D5 से ज्यादा। मेरे भाई ये थी कहानी D के बारे में, जुबानी हाल फिलहाल मेरी है। खैर इसको फटाफट से देखिए, छापिए, नोट करिए और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में अपने को कंपेयर क्या करना है, मैं यहां वापस लिख देता हूं, कंपेयर पोलराइजिंग पावर। यहां पे लिख दे रहा हूं कंपेयर पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर कंपेयर करना है। ये सब हमें कहां के दिख रहे हैं? अगर इनको ढंग से देखो तो ये सब के सब दिख रहे हैं हमें बेटा डी ब्लॉक के। कहां के दिख रहे हैं? डी ब्लॉक के। अच्छा डी ब्लॉक में भी केस कौन सा है? लेफ्ट टू राइट का है। देखो लेफ्ट टू राइट का है। ये 25, ये 26, इसका एटॉमिक नंबर 25, इसका एटॉमिक नंबर 26, इसका एटॉमिक नंबर 27, इसका कितना हो जाएगा? 28, और इसका हो जाएगा 29। हाँ ठीक है, देखना पड़ेगा। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया? D5, इसका क्या हो गया? D6, इसका क्या हो गया? D7, इसका क्या हो गया? D8, इसका क्या हो गया? D9। अब कैसे पता किया आपने? तो वो देखो, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, क्या हो जाएगा? 3d, 5, 4s2। अब देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 5, 25 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन तुमने क्या किया? बाहर निकाल दिए। जैसे ही बाहर निकाले 4s क्या बन गया तुम्हारा? अब 4s बन गया 0, और इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? +2 का। ठीक है, अब बचा क्या? यहाँ पे 3d क्या है? 5 है। ऐसे ही सबके अंदर क्या रहा होगा? 4s, तो सबके अंदर से 4s निकाला जब आपने, तो ये 3d5, ये 3d6, ये 3d7, ये 3d8, ये 3d9 आपका होगा। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बात करूं 3d9, अब जरा गौर से समझने की कोशिश करना। अब तुम कहोगे सर D9 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बेटा आयंस में कब कहा गया है? मैंने बोला है D9 किसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये मुझे बताओ। तो D9 एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा? दैट इज, हम अगर बात करें तो एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। आयंस के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा ना, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एस डी इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे अगर हम आगे जाएंगे डी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं।
तो डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सिग्मा क्या होगा, बेकार, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ गया, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ गया, समझने की कोशिश करना, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पोलराइजिंग पावर क्या कर गई, बढ़ गई। ठीक है, तो D9 सबसे ज्यादा, देन D8, देन D7, देन D6, देन D5। ऑर्डर आपके सामने है। Al+3 और Be+2 है। अब जरा गौर से सुनना, Al+3 ऑब्वियस है सर, चार्ज तो इसका ज्यादा है, चार्ज इसका ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बेटा इसकी साइज भी ज्यादा है अगर आप ढंग से देखो तो। ठीक है, अगर B+2 में अगर हम बात करें तो चार्ज और साइज में अगर देखोगे, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, बेरिलियम और अल्युमिनियम तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते थे ना, हाँ बिल्कुल, लेकिन होता क्या है बेटा कि B और Al में अगर देखा जाए तो यहां पे समझने की कोशिश करना, AlF3 जो होता है वो कैसा होता है, वो AlF3 कैसा होता है, AlF3 होता है आपका आयोनिक, इसका नेचर कैसा होता है, आयोनिक परसेंटेज इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। वहीं बी की अगर हम बात करें तो ये कोवेलेंट हैलाइड बनाता है, कैसा बनाता है, कोवेलेंट हैलाइड बनाता है। डेट इज वाई ये चीज अगर मैं आपको बोलूं तो याद रखने वाली, डेट इज B+2 और Al+3 में B+2 की पोलराइजिंग पावर जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू Al+3। नाउ आ जाइए यहां पे, ये क्या है, लिथियम प्लस, ये सोडियम प्लस, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम। ऑब्वियस है चार्ज अगर हम बात करें इसकी साइज क्या है, कम, और चार्ज सब पे बराबर है, और इसकी साइज क्या है, ज्यादा। तो ऑब्वियस है कि सर साइज अगर कम है तो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, साइज। तो इसकी साइज है ज्यादा और इसकी साइज है कम, ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। आगे आ जाओ, B+2 और Ba+2 में अगर हम बात करें तो इसकी साइज क्या है बोल बेटा, कम है, और इसकी साइज क्या है बोल बेटा, ज्यादा है। तो अगर साइज क्या है बोल बेटा, ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चार्ज सब पे बराबर है, साइज इसकी छोटी है, तो साइज जिसकी जितनी छोटी पोलराइजिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इसकी अगर हम बात करें, देखो यहां पे मैग्नीशियम पे अगर हम बात करें तो इस पे चार्ज क्या है, ज्यादा है, और लिथियम पे क्या है, चार्ज कम है, एंड Pp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज अपॉन साइज हो जाता है। तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम +2 की। आ जाओ ऐसे ही, लिथियम प्लस पे चार्ज क्या है बेटा, कम है, बेरिलियम +2 पे चार्ज क्या है बेटा, ज्यादा है, एंड पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज क्या है बेटा, कम है, यहां पे चार्ज क्या है बेटा, कम है, यहां पे चार्ज क्या है बेटा, ज्यादा है। तो यहां पे पोलराइजिंग पावर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को। यहां पे चार्ज क्या है बेटा, कम है, यहां पे चार्ज क्या है बेटा, ज्यादा है, तो यहां पे पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गई। यहां पे अगर हम बात करें चार्ज क्या है बेटा, कम है, और यहां पे अगर हम बात करें चार्ज क्या है बेटा, ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गई। चार्ज क्या है बेटा, कम है, चार्ज क्या है बेटा, ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गई। चार्ज क्या है बेटा, कम है, चार्ज क्या है बेटा, ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गई। चार्ज क्या है बेटा, कम है, थोड़ा ज्यादा है, यहां पे बहुत ज्यादा है, तो ऑर्डर ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे किसके ऊपर, पोलराइजिंग पावर के ऊपर। किसके ऊपर, पोलराइजिंग पावर। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे चलते हैं। पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाफट से आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। इसका पहले इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो अब हम आते हैं पोलराइजेबिलिटी पे। किस पे, पोलराइजेबिलिटी पे। अब पोलराइजेबिलिटी का मतलब समझो। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है, पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, साइज जितनी ज्यादा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। अब तुम देखो ये कौन सा केस है, लेफ्ट से राइट का। कहां से, लेफ्ट से राइट का। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है बेटा, छोटी होती है। ठीक है, साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो साइज सबसे बड़ी किसकी है, इसकी साइज सबसे बड़ी है, और इसकी साइज सबसे छोटी है। चार्ज जो है यहां पे -3 है, यहां -2, यहां -1, तो यहां पे चार्ज क्या है, सबसे ज्यादा है।
Polarizability is directly proportional to charge and is directly proportional to size. So n-3 have greater polarizability compared to O-2 compared to F-. ऐसे ही देखो ये सेकंड पीरियड का केस था, इसको उठा लिया है थर्ड पीरियड में। यहां पे चार्ज क्या है, -3, -2, -1, मतलब चार्ज सबसे ज्यादा यहां पे है। चार्ज बोले तो Q, ठीक है, Q सबसे ज्यादा यहां पे है। इसके अलावा रेडियस सबसे बड़ा किसका होगा, तो रेडियस भी इसी का सबसे बड़ा होगा। सो द आंसर वुड बी P-3 देन S-2 देन Cl-। आगे आ जाओ। फ्लोरीन जो है ये सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का, और आयोडीन जो है ये फिफ्थ पीरियड का है। अब इसकी साइज जो है यहां पे, ये साइज क्या है, साइज छोटी है, और आयोडीन की साइज क्या है बोलो बेटा, तो आयोडीन की साइज है बड़ी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहां पे है, और पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो चार्ज तो हर जगह सेम है, ठीक है। अब बात आती है साइज पे, देखेंगे तो ये सेकंड पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, सो सबसे बड़ी साइज इसकी है, देन इसकी है, देन इसकी है, देन इसकी है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे। n-3 या P-3 है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। इसके पास तीन क्या होंगे, 3 शेल होंगे, और इसके पास 2 शेल। चार्ज -3 यहां है, चार्ज -3 यहां है, लेकिन साइज किसकी बड़ी है, तो P-3 की बड़ी है। सो अगर P-3 की साइज बड़ी है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आओ इसके बाद देखते हैं, ये रहा सल्फाइड, ये रहा क्या, सल्फाइड आयन, और ये क्या रहा आपका ऑक्साइड आयन, O-2, ये क्या हो रहा, ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो सल्फाइड या ऑक्साइड में अगर हम बात करें तो समझने की कोशिश करना तरीके से। ये जो है ये है थर्ड पीरियड, और ये जो है ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। अब थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड में समझने की एक बात कोशिश करो कि थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल कम है, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेल यहां ज्यादा है और यहां पे क्या है, कम है। अच्छा, चार्ज दोनों पे बराबर है, तो यहां पे S-2 की साइज बढ़ जाएगी O-2 से। फ्लोरीन और क्लोरीन ऐसे ही है, चार्ज दोनों पे एक एक नेगेटिव है। ये है आपका सेकंड पीरियड का, ये है आपका थर्ड पीरियड का। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर अगर हम बात करें, फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर अगर हम बात करें, तो क्लोरीन की साइज जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सवाल कि यहां पे अगर आप देखेंगे कि अगर इन सब में कंपैरिजन करा दिया जाए, तो याद रखना, आपको पता है I से लेके F तक में I की साइज बड़ी, Br की साइज बड़ी, Cl की साइज बड़ी, F की साइज बड़ी, P-3, S-2 और O- में। ऑब्वियस है ये थर्ड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, तो यहां पे लेफ्ट से राइट वाला केस बन रहा है। तो लेफ्ट से राइट वालों में क्या होगा, जैसे आगे जाएंगे Z इफेक्टिव क्या करता है, बढ़ता है, तो साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। यहां से यहां जाने पे क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ गया, ठीक है। अब ये थर्ड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, तो यहां पे ये कौन सा केस लगेगा, नंबर ऑफ शेल वाला। क्या लगेगा, नंबर ऑफ शेल वाला, ठीक है। नंबर ऑफ शेल यहां ज्यादा, यहां पे कम, तो इसकी ज्यादा होती है। जब प्रैक्टिकली देखा गया तो O-2 की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है किसके, I- के। तो एग्जैक्ट जो ऑर्डर आता है यहां पे P-3, S-2, O-, देन I-, देन Br-, देन Cl-, देन F- आता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको देख लोगे, नोट कर लोगे। चलिए, नोट कर लिया, आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें दिया है ऑक्साइड आयन, क्या दिया है बेटा, ऑक्साइड आयन, और ये हमें दिया हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो चार्ज क्या है बेटा, ज्यादा है, और अगर चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि चार्ज ज्यादा हुआ तो भी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, रेडियस यानी साइज ज्यादा हुआ तो भी ज्यादा होगी। तो यहां ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड में किसका ज्यादा होता है, ऑक्साइड का। ये देखो O-2 है, ये CO3-2 है, इसमें कंपेयर करोगे तो देखो ये एक जगह फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। O-2 जो है एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस फिक्स्ड है, और ये कैसे हैं, ये डीलोकलाइज्ड वाले हैं। कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड वाले। डीलोकलाइज्ड मतलब नॉट फिक्स्ड। कैसे सर नॉट फिक्स्ड कैसे हैं, तो देख बेटा, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। सॉरी, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज पलटी मारेगा, रेजोनेंस में जाएगा, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज पलटी मारेगा, रेजोनेंस में जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजो, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, मतलब नॉट फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है।
और चूंकि ये फिक्स्ड नहीं है, चूंकि ये फिक्स्ड नहीं है, इसी वजह से हम कहेंगे कि ये उतनी इजीली मेटल को नहीं दे पाएगा जितने आसानी से ये देगा। मतलब जितनी जल्दी ये पोलराइज होगा उतनी जल्दी वो नहीं हो पाएगा। अरे नेगेटिव इधर उधर भाग रहा है उसका, और अगर नेगेटिव इधर उधर भाग रहा है तो एक बात बताओ, क्या वो इजीली दे पाएगा? तो नहीं दे पाएगा सर। और अगर वो इजीली नहीं दे पाएगा, इजीली नहीं अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव से, तो एक बात बताओ, उसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो कम है या ज्यादा है? एबिलिटी जो पोलराइज होने की है वो कम है या ज्यादा है? तो सर जवाब है कि इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है और इसकी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, आगे आ जाओ। ऑक्साइड और ऑक्सी एनायन में अगर हम बात करें तो ऑक्साइड और ऑक्सी एनायन में हमेशा याद रखना, ऑक्साइड का जो होता है बेटा वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? ऑक्सी एनायन से। अभी जस्ट ऊपर समझाया भी था हाइड्रोक्साइड का एक केस लेके। आगे अगर हम चले, हमें दिया गया ASO4 3- PO4 3- CO3 2- SO4 2- SO3 2- और NO3-। अब हमसे पूछा गया है, देख बेटा इस AS को, ठीक है, AS किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। फास्फोरस किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। सल्फर किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। यही केस है, फास्फोरस, AS, कार्बन और सल्फर। इन सब को मैं मानू X। क्या मानू? X। ठीक है, अब समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X जितनी ज्यादा होगी, समझना, इन सबको मैंने क्या मान लिया? X। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन से इसके नेगेटिव को इसकी तरफ खींचेगा। बोलो हाँ या ना? नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अट्रैक्शन ऑफ O- जो है, अट्रैक्शन ऑफ O-, अट्रैक्शन ऑफ O- किसकी तरफ बढ़ जाएगा? X की तरफ बढ़ जाएगा, X की तरफ बढ़ जाएगा। समझने की कोशिश करना, ये X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हुआ है वो O से कहेगा नेगेटिव एक काम कर मुझे दे, नेगेटिव एक काम कर मुझे दे, फटाफट से मेरी तरफ शिफ्ट कर। तो अट्रैक्शन ऑफ O- टुवर्ड्स X, टुवर्ड्स X क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर X की तरफ इसके नेगेटिव, एक मिनट रुको, यहां पे अगर हम बात करें टुवर्ड्स X अगर बढ़ गई तो बढ़ने के बाद यहां इलेक्ट्रॉन की क्या होनी शुरू हो जाएगी? कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। क्या होनी शुरू हो जाएगी? कमी। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, समझने की कोशिश करना, तो डोनेशन टुवर्ड्स एम्प्लक्स, जो केटायन है, जो केटायन है, जो मेटल केटायन है, उसके प्रति इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो डोनेशन टुवर्ड्स M+X क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। अगर कम हो गया क्योंकि लेस नेगेटिव प्रेजेंट है, जैसे जैसे EN बढ़ेगा वैसे वैसे EN क्या करेगा? उसके नेगेटिव को खींचेगा। तो ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव की होगी कमी, और अगर नेगेटिव की होगी कमी तो वो M+X को कम डोनेट कर पाएगा। मतलब ये जो केटायन को कम डोनेट कर पाएगा, उसकी तरफ कम पोलराइज हो पाएगा, उसकी तरफ कम खिंच के जाएगा, यानी कि पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी? बोलो बेटा, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती जाती है। तो अगर हम बात करें कि यहां पे ऑर्डर क्या होगा? AS, देन PO4, देन कार्बोनेट, देन सल्फेट, देन क्या हो जाता है? NO3-। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ आगे चलते हैं। अरे इसकी कितनी होती है? इसकी लेस देन 2 होती है, लेस देन 1.5 होती है। और इसकी कितनी होती है? 2.1 होती है। इसकी 2.5 और इसका 2.56 के करीब होता है। और इसका कितना होता है? 3 होता है। तो इसके देने की पावर, इसकी EN सबसे ज्यादा है, तो EN जब इसकी सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव सबसे कम होगा तो वो कम दे पाएगा, जबकि इसकी EN क्या है? सबसे कम है, तो ये सबसे कम होने की वजह से ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। यानी अवेलेबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम ज्यादा है। मतलब इस नेगेटिव चार्ज का जो इस ऑक्सीजन एटम पे प्रेजेंस है वो ज्यादा है, और ज्यादा है तो ये ज्यादा डोनेट कर पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको देख लो और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। देख लिया? चले आगे, चले क्या आगे? चलो अब बेटा हम आते हैं किसकी तरफ? ये था कुछ बातें जो कि हमने किसके बारे में की हैं। ये वो बातें हैं जो हमने की हैं बेसिकली पोलराइजेबिलिटी के ऊपर, और किसके ऊपर हमने बात की है? हमने पोलराइजिंग पावर। थोड़ा सा समेट लेते हैं कहानी को। यानी कि फजांस ने बेसिकली कहा क्या था? फजांस रूल बेसिकली क्या कहता है? फजांस रूल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं बेटा, तो सबसे पहली चीज,
कि नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट। इन्होंने क्या बोला, नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, सॉरी 100% आयनिक। कोवेलेंट तो उसने बोला था, डाइपोल मोमेंट है, 100% आयनिक। कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हर बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। आप समझने की यहां पे कोशिश करना कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, तरीके से सुनना। इन्होंने क्या बोला था, कंडीशन क्या क्या होती है, कंडीशन कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की, पहली कि चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन क्या होना चाहिए, केटायन और एनायन पे चार्ज क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा। दूसरी साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन ये क्या होना चाहिए, छोटा। तीसरी साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, ज्यादा। यही बात बोली थी इनको, इन्होंने तीनों बातों को मैंने तीन तरीके से घुमा के लिख दिया, ठीक है। ये वो बातें हो गई। इसके बाद सुनो उन्होंने क्या बोला है कि पोलराइजिंग टर्म किसके लिए, पोलराइजिंग पावर किसके लिए इस्तेमाल करोगे, केटायन के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करोगे, केटायन के लिए। वहीं अगर हम बात करें पोलराइजेबिलिटी, किसके लिए इस्तेमाल करोगे, एनायन के लिए। किसके लिए, एनायन के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। वहीं पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। तो ये वो कुछ बातें थी जो कि फजांस रूल से हमने सीखा। इसको देख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ सवाल और करते हैं। चलो आगे चलते हैं, इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है विच वन इज मोर कोवेलेंट, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कोवेलेंट है बेटा। तो देखो यहाँ पे Li पे चार्ज कितना है, ढंग से अगर देखें तो Li क्या है, प्लस, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, और Na भी क्या है अपना, प्लस है ना। लेकिन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से अगर हम बात करें तो साइज ऑफ केटायन बहुत छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एनायन तो दोनों में कॉमन है। देखो एनायन दोनों जगह Cl है, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी Li प्लस, ये भी Na प्लस, लेकिन इसकी साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, Ca यहाँ पे क्या बनेगा, +2, और B भी क्या बनेगा यहाँ पे, +2, ठीक है। तो बेटा मांगे कार्य, ये आता है आपके थर्ड पीरियड, थर्ड नहीं फोर्थ में आता है। ये कौन से पीरियड का है, फोर्थ। और ये कौन से पीरियड का है अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड। तो ऑब्वियस है इसका जो कहा जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू CaCl2। नाउ यहां पे देखो ये क्या है, Mg+2, और ये भी क्या है, Mg+2। अब दोनों में केटायन तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लोरीन यहां पे माइनस है और फ्लोरीन यहां पे माइनस है, तो यहां पे साइज ऑफ एनायन क्या है, साइज ऑफ एनायन यहां पे छोटा है, जबकि साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम बात करें साइज ऑफ एनायन यहां पे क्या है, तो यहां पे साइज ऑफ एनायन ज्यादा है और यहां पे साइज ऑफ एनायन छोटा है। तो अगर छोटा है और यहां पे क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पोलराइजेबिलिटी, जितने बड़े एनायन होंगे, जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, MgCl2 की। आ जाओ इसमें, Al क्या है, +3 है, ठीक है। Al यहां पे भी क्या है, +3 है। लेकिन AlF3 जो होता है बेटा, आपको मैं बता दूं, ये होता है आयोनिक, और जो AlCl3 होता है ये होता है कोवेलेंट। तो ऑब्वियस है इसमें अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो AlCl3 का ज्यादा होगा कंपेयर टू AlF3 के। नाउ लेट्स टर्न फॉर Zn+2, Zn+2 है और ये क्या है, Ca+2, बट दिस इज योर S ब्लॉक केटायन, ठीक है। ये S ब्लॉक का केटायन है, और ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, D ब्लॉक का केटायन है। और डी ब्लॉक वालों की जो फाई होती है वो ज्यादा होती है, मोर हाई फाई। ये क्या है, मोर हाई फाई। ये भी हाई फाई है लेकिन लेस हाई फाई है इसके कंपैरिजन में। रिलेटिव स्टडी हम करते हैं। तो ये ऑर्डर हो गया कि कोवेलेंट कैरेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बड़े आसानी से फाइंड कर सकता हूं। तो इसको एक बार देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर कोवेलेंट
क्लोराइड्स। अब देखो हमके दिया गया सबसे पहले अल्कली अर्थ मेटल, तो क्या क्या बनेगा, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ठीक है। तो Li तो क्या है प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस K प्लस, Cl माइनस R प्लस, Cl माइनस Cs प्लस, Cl माइनस। तो Cl माइनस तो हर जगह क्या है, कॉमन है। समझ रहा हूं मेरी बात को, बदल क्या रहा है, तो Li से Na, Na से K से Rb, Rb से Cs, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हैं, आपको क्या देखने को मिल रहा है, साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन क्या हो रहा है, यहां पे बढ़ता जा रहा है। और साइज ऑफ केटायन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर कम होगा उसका, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम होता जाएगा। और जितना कम होगा पोलराइजिंग पावर उतना कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। यानी कि LiCl इज मोर compared to NaCl, is more covalent compared to KCl, is more covalent compared to RbCl than CsCl। ऐसे ही LiF में F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस CsF माइनस, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। साइज ऑफ केटायन आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर कम हो रही है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है। अल्कालाइन अर्थ मेटल दिया गया है, तो आओ इसको नेक्स्ट पेज पे यहां पे सॉल्व करते हैं। अल्कालाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं देख लो। अल्कालाइन अर्थ मेटल BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इन सब में एनायन जो है वो क्या है, Cl माइनस, ये क्या है कॉमन, ये क्या है एनायन, क्या है कॉमन, एनायन है कॉमन, एनायन है कॉमन। यहां पे क्या है Be+2, यहां पे क्या है Mg+2, यहां पे क्या है Ca+2, यहां पे क्या है Sr+2, ठीक है, BMgCaSr। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां केटायन क्या है, छोटा, और यहां पे केटायन क्या है, बड़ा। और तुमको पता है कि अगर केटायन की साइज क्या है, केटायन की साइज क्या है, ज्यादा, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, पोलराइजिंग पावर कम। और अगर पोलराइजिंग पावर कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर BeCl2 में ज्यादा, उसके बाद MgCl2, उसके बाद CaCl2, देन क्या आ जाएगा, SrCl2। तो यहां पे बेटा देखो क्या आंसर हो जाएगा, अल्कालाइन अर्थ मेटल के अंदर, अल्कालाइन अर्थ मेटल के अंदर हो जाएगा BeCl2 का ज्यादा, देन MgCl2, देन CaCl2, और एकदम लास्ट में SrCl2। ऐसे ही अगर हम बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, तो सिल्वर हैलाइड, मर्क्यूरी हैलाइड और लेड हैलाइड हमें दे रखा है। अब जरा गौर से देखो यहां पे कैसे होगा, तो आओ इस बात को देखते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूं इसको। सिल्वर हैलाइड, तो AgF2, AgCl2, AgBr2 और AgI2, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पे देखो मरकरी हैलाइड HgF2, HgCl2, HgBr2 एंड HgI2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2, समझ रहे हो। तो यहां पे अगर हम बात करें, Ag का मतलब आज, Hg का मतलब होगा, Pb का मतलब प्रभात, आज होगा प्रभात। समझ रहे हो मेरी बात को, आज होगा प्रभात। समझने की कोशिश करो, इसको हम कहते हैं सिल्वर हैलाइड। इसको अगर हम बात करें तो सिल्वर हैलाइड, इसे हम कहते हैं मर्क्यूरी हैलाइड, और इसे हम क्या कहते हैं, लेड हैलाइड। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे आई थिंक यही पूछा गया कि सिल्वर हैलाइड, मर्क्यूरी हैलाइड और लेड हैलाइड में कंपेयर करो। तो देखो यहां पे अगर ढंग से तुम देखो तो यहां पे क्या बनेगा, यहां F माइनस, यहां Cl माइनस, यहां Br माइनस, यहां क्या बनेगा I माइनस। तो साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी, ज्यादा होना चाहिए। Pp इज इक्वल टू वॉट, Pp इज इक्वल टू, Pp किसके लिए होता है, पोलराइजिंग पावर, किसके लिए, केटायन। तो केटायन तो यहाँ Ag प्लस है, Ag प्लस है, Ag प्लस है, Ag प्लस है। तो केटायन से तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। अब हम किससे डिसाइड करेंगे, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज होता है। तो साइज सबसे बड़ी किसकी है, I की, मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उसके बाद इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को।
ऐसे ही इसके अंदर देखो तो Hg प्लस Hg प्लस Hg प्लस Hg प्लस, यहां क्या है तो यहां है F माइनस, यहां क्या है Cl माइनस, यहां क्या है Br माइनस और यहां क्या है I माइनस है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगेन वही ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहां पे चार्ज तो सब पे बराबर है, साइज सबसे बड़ी किसकी है, I माइनस की। तो यहां पे अगर हम बात करें यही ऑर्डर हो जाएगा, और ऐसे ही अगर हम बात करें ये ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि याद रखना सिल्वर हैलाइड, मर्क्यूरी हैलाइड और लेड हैलाइड की बात, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखोगे कि सिल्वर हैलाइड, मर्क्यूरी हैलाइड और किसका, लेड हैलाइड। यानी कि यहां पे Ag को क्या बोल दो, आज, क्या बोलो, आज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो, यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे देखो, यहां पे Hg को क्या बोलोगे, आज होगा, यहां पे होगा। और Pb का मतलब क्या बोलोगे, प्रभात, आज होगा प्रभात। ठीक है, आज होगा प्रभात। तो आज होगा प्रभात का जो कोवेलेंट कहा जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर होता है वही पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो यहां पे मैं इंपॉर्टेंट नोट बना के एक लिख दे रहा हूं, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपको दे दिया गया AgF। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया गया, AgCl, उसके बाद क्या दे दिया गया, AgBr, और क्या दे दिया गया, AgI। अच्छा पीछे मैंने क्या लिख दिया है, ओह सॉरी, ये I2 नहीं होगा, ये Br2 नहीं होगा, ये Cl2 नहीं होगा, ये F2 नहीं होगा, ये Ag तो प्लस में रहता है ना, AgF होगा, AgCl होगा, AgBr होगा और Ag क्या होगा, I होगा। सॉरी बाय मिस्टेक वो लिख दिया था, अभी याद आया। यहां पे देखो AgF, AgCl, AgBr, AgI, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ये ऑर्डर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर हम ये लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं HgF2, HgCl2, HgBr2 और HgI2। ठीक है, इसके अंदर भी Cc बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर, और इसके अंदर भी सॉल्युबिलिटी बताओ। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, PbF2, फिर क्या होगा PbCl2, फिर क्या होगा PbBr2 और फिर क्या होगा PbI2, है ना। तो इसके अंदर भी क्या बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ और क्या बताओ, सॉल्युबिलिटी बताओ। ठीक है, तो अब जरा गौर से समझो, यहां पे अगर हम बात करें कोवेलेंट कैरेक्टर HgI2 का ज्यादा होगा HgBr2 से, और HgBr2 का ज्यादा होगा HgCl2 से, और HgCl2 का ज्यादा होगा HgF2 से। इसके अंदर PbI2 का ज्यादा होगा PbBr2 से, और PbBr2 का ज्यादा होगा PbCl2 से, और PbCl2 का ज्यादा होगा PbF2 से। अब याद रखना, आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात में जो कोवेलेंट में जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होता है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होता है वही सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है, वही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है। यानी AgF में, AgCl में, AgBr में और AgI में आपसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, देन द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, AgF का जाते होगा AgCl से, AgCl का जाते होगा AgBr से, AgBr का जाते होगा AgI का जाते होगा AgBr से, AgBr का जाते होगा AgCl से, और AgCl का जाते होगा AgF से। नाउ HgF2 से जाते होगा HgCl2 का, और HgCl2 से जाते होगा HgBr2 का, और HgBr2 से जाते होगा HgI2 का। ऐसे ही PbF2 का जाते होगा PbCl2 से, PbCl2 का जाते होगा PbBr2 से, और PbBr2 का जाते होगा PbI2 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कोवेलेंट और सॉल्युबिलिटी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो अगर हम बात करें आज होगा प्रभात के हैलाइड्स का, आज होगा प्रभात के हैलाइड्स का, यहां पे एक वर्ड लिखना भूल गया, के हैलाइड्स का
जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होता है वही सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है। बेटा ये बीच बीच में मैं जो छोटी छोटी लाइन आपको देता रहता हूं ताकि आपको चीजें बहुत ज्यादा ना रखनी पड़े दिमाग में, आप रिलेट कर पाओ। जब आप रिलेट करके पढ़ोगे और जब ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करोगे तब आपको इसका फील आएगा। एक्चुअल में इनऑर्गेनिक अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको पूरे वास्ट को एक ही सब्जेक्ट थोड़ी हमें पढ़ना है। हमारे पास तो मैथ्स भी है, हमारे पास तो फिजिक्स भी है, हमारे पास तो ऑर्गेनिक भी है, हमारे पास तो फिजिकल केमिस्ट्री भी है, इनऑर्गेनिक भी है। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ना है। तो इसलिए मैं बहुत प्रिसाइज वे में आपको ये सारी चीजें दे रहा हूं। इसको बहुत तरीके से एंजॉय कीजिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया, इसे देख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl और CuCl। आओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है NaCl ले लिया और ले लिया मैंने CuCl। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड NaCl और CuCl में। बेटा NaCl जो है ये Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। यहां पे देखो Cu प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, है ना। एनायन तो दोनों में कॉमन है, एनायन दोनों में कॉमन है। केटायन की बात करते हैं, तो जो ये केटायन है, ये केटायन है S ब्लॉक केटायन। कौन से ब्लॉक का केटायन है? S ब्लॉक केटायन। और ये कैसा है? ये है D ब्लॉक केटायन। एक है S ब्लॉक केटायन, एक है D ब्लॉक केटायन। ठीक है, अब S ब्लॉक केटायन जो है, S ब्लॉक केटायन जो है, समझने की कोशिश करना। ये है S ब्लॉक केटायन। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये है लो फाई वाला, और जबकि ये कैसा है? हाई फाई वाला। अगर ये लो फाई है तो इसकी पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। और इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। और अगर इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, और यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पे ज्यादा है, तो यानी कि यहां पे कम है, तो आयनिक कैरेक्टर यहां पे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और यहां पे आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो NaCl और CuCl में अगर हम बात करें तो एक बात मुझे बताइए, कोवेलेंट कैरेक्टर कहां ज्यादा है? CuCl में ज्यादा है। ठीक है, आगे आ जाओ, और सवाल है करके बताते हैं। अरे ये क्या हुआ? एक मिनट होल्ड ऑन। आगे क्वेश्चन है CaCl2 है और ZnCl2 है। हाँ ठीक है, CaCl2 है और ZnCl2 है। आ जाओ इस क्वेश्चन को भी करते हैं। CaCl2 है और ZnCl2 है। ठीक है, कैल्शियम क्या है? +2, Zn भी क्या है? +2। फर्क कितना है? ये S ब्लॉक का है, और ये जो है बेटा, ये कौन से ब्लॉक का है? D ब्लॉक का है। अगर ये DS ब्लॉक का है तो ये कैसा है? तो ये लो फाई वाला है। और अगर ये D ब्लॉक का है तो ये कैसा है? ये हाई फाई वाला है। और अगर ये लो फाई वाला है, ये हाई फाई वाला है, तो मतलब कि इसकी पोलराइजिंग पावर अगर हम बात करें तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी, और वहीं इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। इसकी पोलराइजिंग पावर कम होने का मतलब इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? कम होगा। वहीं इसकी अगर हम बात करें, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यानी कि अगर दोनों में बात किया जाए तो कौन सा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा? डेट इज CaCl2 के कंपैरिजन में ZnCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। आगे अगर हम बात करें तो MnO, MnO2 एंड Mn2O7, ये अगला क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन है MnO, MnO2 एंड Mn2O7। बड़ा सिंपल सा सवाल है। +2, यहां पे कितना हो? एक ऑक्सीजन पे -2, दो ऑक्सीजन पे -2 का मतलब हो गया, दो ऑक्सीजन है तो एक पे -2, तो दो पे -4, तो इस पे कितना आ गया? +4। और इस पे -14, यानी Mn पे कितना आ गया? +14। लेकिन दो Mn है, एक Mn, दो Mn है कि नहीं है?
ये देखो ये 2 Mn है, तो यहाँ पे 2 मन है, तो यहाँ पे एक पे 7 और एक पे 7, 7 पे मन 7 पे मन। अब तुम ढंग से देखो, एक जगह मन पे 2 है, एक जगह मन पे 4 है और एक पे मन पे 7 है, तो मन कहां सबसे ज्यादा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? तो सर जहां पे मन पे 7 है वहां पे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जहां मन पे चार्ज थोड़ा कम है वो कम अट्रैक्ट करेगा, और जहां मन पे चार्ज एकदम कम है वो सबसे कम अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो केटायन यहां पे क्या है? ज्यादा, और यहां पे केटायनिक चार्ज क्या है? यहां पे केटायनिक चार्ज कम। यानी कि यहां पे मन ज्यादा पोलराइज करेगा, ज्यादा मन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। और वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी पोलराइजिंग पावर के बारे में बताओ, तो इसकी पोलराइजिंग पावर जो होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी कि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, यानी Mn+7 के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा Cc, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर, तो यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बोल बेटा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी Mn+7 का Mn+4 से, Mn+4 का Mn+2 से क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट है Mn2O7, देन MnO2, देन MnO4। एक और सवाल था, आई थिंक कंपेयर कर लिया क्या यार? सब कुछ कंपेयर कर लिया क्या? अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं ऊपर है। अच्छा SnCl2 एंड SnCl4 है। क्या है? SnCl2 एंड SnCl4 है। आओ देखो उसमें कंपेयर करते हैं, SnCl2 एंड SnCl4। तो यहां पे देखो जरा गौर से, इसी में SnCl2 एंड SnCl4, SnCl2 एंड SnCl4। क्लोरीन पे नेगेटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव है, Sn क्या हो जाएगा? +4, और यहां पे Sn क्या हो जाएगा? +2। तो Sn+2 एंड Sn+4 में अगर हम बात करें तो यहां पे चार्ज ऑन कैटायन क्या है? कम, और यहां पे चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा है। तो चार्ज ऑन कैटायन अगर ज्यादा है तो यहां पे पोलराइजिंग पावर यहां पे क्या होगी? कम, और यहां पे क्या होगी? ज्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें बेटा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? वो यहां ज्यादा होगा, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगा? ज्यादा। यानी SnCl2 में और SnCl4 में SN4 की, यानी कि SnCl4 इज मोर कोवेलेंट कंपेयर टू SnCl2। ठीक है, तो ये वो कुछ बातें थी यहां पे जो हमने चर्चाएं की हैं। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। पहले इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और फटाफट से सारे कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन हमारा ये वाला था, तो इसको देख लो। यही वो सारी चीजें थी जो हमने कंपेयर कर दी। इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं किस पे बेटा? वीक फोर्सेस पे। किस पे आते हैं? वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस दो तरह के होते हैं, देखो। एक होता है H बॉन्डिंग, और दूसरा कौन सा? एक होता है H बॉन्ड, और दूसरा कौन सा होता है? डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। ठीक है, हालांकि दोनों को सेम कह दिया जाता है, लेकिन दोनों सेम नहीं होता है, थोड़ा अंतर होता है। अब सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है? इन दोनों में स्ट्रेंथ का पूछा जाता है। स्ट्रेंथ कि H बॉन्ड और डाइपोल बेस्ड फोर्सेस में तगड़ा कौन सा है? तो डाइपोल बेस्ड फोर्सेस में और H बॉन्ड में तगड़ा होता है H बॉन्ड। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्वाइट स्ट्रॉन्गर होता है। देखो वीक फोर्स है, ऐसा है कि आप समझो कि अगर आपके क्लास में नंबर आ रहे हैं 10 में किसी के 0 आ रहे हैं, ठीक है, और आपके आ रहे हैं 10 में 1, तो आप 0 वाले को क्या बोलोगे? तेरे कंपैरिजन में मैं तो स्ट्रांग हुई। अब टॉपर के कंपैरिजन में तुम स्ट्रांग नहीं हो, है ये भी वीक, ये भी वीक। अब वही बात है कि एक नंबर ले आ दिए, 0 वाले को बोलोगे मैं देख तेरे से टॉपर हूं, है ना? तो वही वाली कहानी है यहाँ पे। वीक दोनों है, वीक दोनों है। फर्क क्या है? इसके कंपैरिजन में थोड़ा क्वाइट स्ट्रॉन्गर होता है। सच बात ये है, जनरली लोग कह देते हैं एक ही है, लेकिन एग्जैक्टली ये एक नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हम समझेंगे। खैर,
लेकिन अगर कहा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कहा जाता है कहा जाता है असीमित जर्नी है, ठीक है, मतलब कि इसको खत्म किया ही नहीं जा सकता, इतना लंबा कंसेप्ट है ये अपने आप में, ठीक है, हर जगह ये एप्लीकेबल हो सकता है, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन होता है। इन सारी बातों को हम समझेंगे जरूर। हमारा एक और चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी में रिलेटेड है, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं वहां जरूर पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सेक्शन जब लूंगा तो वहां पे मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी जो अगर हम देखें हमारे केमिकल बॉन्डिंग के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या बेस वाली चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली चीज समझो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, पहली चीज तो ये होती है दो तरह की, एक होती है सिमेट्रिकल और ये क्या होती है, दूसरी क्या होती है, अनसिमेट्रिकल। अब सिन और अनसिमेट्रिकल ये क्या होते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। और दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है डेट इज, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। अब सिमेट्रिकल क्या है, अनसिमेट्रिकल क्या है, ये सब चीजें हम समझेंगे। इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर पहले समझते हैं। इंटर बोले तो विद इन द मॉलिक्यूल, क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, सॉरी, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल। क्या होता है, टू मॉलिक्यूल। एक काम करते हैं, इधर इस पेज पे हॉस पॉज हो जाएगा, मैं दूसरे पेज पे इसको ले लेता हूं। एक तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होता है, दूसरा क्या होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, एक क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब इंटर मतलब क्या होता है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन टू मॉलिक्यूल, विद इन टू मॉलिक्यूल, विद इन टू मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जरा गौर से समझना, ये हमेशा बिटवीन टू मॉलिक्यूल होता है और ये हमेशा विद इन टू मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, यहां पे सबसे खूबसूरत बात, रिंग का बनना केमिस्ट्री की दुनिया में कहा जाता है बनना। क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री की दुनिया में कहा जाता है रिंग का बनना, केमिस्ट्री की दुनिया में चिलेशन कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, चिलेशन, ठीक है। रिंग का बनना केमिस्ट्री की दुनिया में चिलेशन। तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल जब होगा, बिटवीन टू मॉलिक्यूल अगर मैं तुमसे बात करता हूं, रिंग का बनना केमिस्ट्री की दुनिया में कहा जाता है चिलेशन। तो इंटर में चिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पे चिलेशन हमेशा होता है, यहां पे चिलेशन ऑलवेज, यहां चिलेशन हमेशा होगा, ठीक है। यहां पे चूंकि एक लंबी लड़ बनने के चांस ज्यादा है, जिसकी वजह से कहा जाता है इंटर के अंदर यहां पे कैसे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जनरली चांस होने के कैसे चांस होते हैं, तो ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। यहां पे अगर हम बात करें, फिर अगेन पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे ही करके आगे और ये आगे जुड़ते चले जाते हैं। चूंकि ये लंबी लड़ बन जाती है, इसलिए मास जो होता है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मास ज्यादा होने की वजह से जो सरफेस एरिया और कहा जाता है सरफेस एरिया और इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट पे कहीं ना कहीं वीक फोर्स बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने के चांस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चिलेशन ऑलवेज है, तो ये एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जरा गौर से समझना, ये ग्रीन वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि यहां पे मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो क्या होगी, लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के अंदर एक जगह बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई है वो सुनो जरा गौर से। एक है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक है पैरानाइट्रोफिनॉल। बेटा ये है बेंजीन, बेंजीन के इस OH पोजीशन को कहते हैं हम क्या, ये क्या बन गया अब आपका फिनॉल। ये एग्जैक्टली क्या है, फिनॉल, ठीक है। इसके इस पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन। अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है
तो यहां पे इस पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो। अगर ग्रुप नहीं जुड़ा है तो ऑर्थो मेटा पैरा की बात नहीं करोगे। अगर यहां पे कुछ जुड़ा हुआ है डेट इज मेटा, और यहां पे कुछ जुड़ा हुआ है डेट इज पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, इसे कहा जाता है ऑर्थो मेटा पैरा। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पे ये OH ले लिया, क्या इसको फिनॉल बोलोगे? तो नहीं, इसको फिनॉल नहीं बोल सकते। इसके अंदर क्या होना जरूरी है? रिंग होना जरूरी है, रॉबिन्सन सर्कल होना जरूरी है। इस सर्कल को नाम दिया जाता है रॉबिन्सन सर्कल। क्या नाम दिया जाता है? रॉबिन्सन सर्कल। ये क्या बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? पाई बॉन्ड कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है। ये आप कहां पढ़ोगे या पढ़ चुके हो? दैट इज रेजोनेंस के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन बताता है। क्या बताता है? डीलोकलाइजेशन। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। ये फिनॉल है और फिनॉल के कौन से पोजीशन पे हमने जोड़ दिया? डेट इज NO2 हमने जोड़ दिया, यहां पे NO2 जोड़ दिया यहां पे। ये क्या बन गया आपका? तो ये ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ा है? नाइट्रो। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और दूसरा होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल कैसा दिखेगा? तो ये देखो, ये रहा OH, ये रहा NO2। ठीक है, क्या इसको पैरानाइट्रोफिनॉल बोलोगे? नहीं, यहां पे रिंग का होना जरूरी है। दिस इज समथिंग, क्योंकि इस पोजीशन को आप क्या कहते हो? पैरा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पैरा नाइट्रोफिनॉल की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है बेटा? यहां पे देखो, यहां पे अगर हम बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें जो H बॉन्डिंग होती है बेटा वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो H बॉन्डिंग क्या है? ये विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। ढंग से देखो तो ये क्या हो रही है? विद इन द मॉलिक्यूल। क्या हो रही है? विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल कहां हो रही है? विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है। अब ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करता हूं बेटा, तो यहां पे जरा गौर से देखना, ये मैंने ले लिया OH और ये मैंने ले लिया NO2। अब देखो होगा क्या कि एक कंटेनर है, उसमें कई सारे मान लो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लिए, तो वो कैसी बॉन्डिंग करेंगे? H बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल वाली। ऐसे ही मैंने क्या ले लिया? पैरानाइट्रोफिनॉल ले लिया। खूब सारे पैरानाइट्रोफिनॉल हैं, तो देखो ये मान लो इसके नीचे एक पैरानाइट्रोफिनॉल है, देखो यहां पे ये O, ये क्या है? H, ये क्या है? NO2। इसके नीचे ऐसे ही है, तो क्या करेगा? ये वाला NO2 इस बार वाइंड करेगा, लेकिन किसके साथ करेगा? नीचे वाले, दूसरे वाले फिनॉल के साथ, दूसरे वाले। ऐसे ही नीचे वाला NO2 जो होगा ये अपने नीचे वाले से करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? क्योंकि ये बिटवीन द टू मॉलिक्यूल हो रहा है, और ये किससे करेगा? अपने ऊपर वाले से। मतलब ऐसे ही लड़ बनती चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि ये जो हो रहा है, तो ये हो रहा है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है? बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है? बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। कौन कौन से? एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऐसे ही करते 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 NO2 इसके OH से जुड़ेगा, इसका OH दूसरे वाले NO2 से जुड़ेगा। ऐसे ही करते 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 लंबी चेन बनती चली जाएगी। अब ये जो हो रहा है बिटवीन टू मॉलिक्यूल हो रहा है, तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल होने की वजह से ये देखो, इसको क्या कहा जाता है? पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या कहा जाता है? पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये बिटवीन द टू मॉलिक्यूल हो रहा है। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे चिलेशन हुआ है, यहां पे चिलेशन बोले तो रिंग का फॉर्मेशन, चिलेशन बोले तो रिंग फॉर्मेशन। यहां पे रिंग फॉर्मेशन हुआ है, यहां पे रिंग फॉर्मेशन हुआ है, यहां पे चिलेशन हुआ है, जबकि यहां पे नो चिलेशन, एज सच नो चिलेशन, नो चिलेशन। मतलब ये वाला जो है ये कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर है। कैसा है बोलो बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर है। और ये वाला जो है ये कैसा है? इंट्रामॉलिक्यूलर है। ये कैसा है? इंट्रामॉलिक्यूलर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुमको समझाना क्या चाहता हूं बेटा, तो वो सुनो। एक बात बताओ, यहां पे इसका अगर मैं बात करूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लिया, पहला सवाल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लिया, और क्या ले लिया अपन ने? पैरानाइट्रोफिनॉल ले लिया। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लिया, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप एक काम करो, बीपी कंपेयर करो, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जब कंपेयर करोगे
तो यहां पे एक चीज सोच के बताओ, इंट्रामोलिक्यूलर की अभी मैंने बताया कि यहां पे लेस एसोसिएशन होने की वजह से ये लेस एसोसिएटेड है, तो यहां पे इसकी बीपी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, यहां पे चूंकि मोर एसोसिएटेड है, तो यहां पे क्या होगी, मोर बीपी होगी। क्या होगी, मोर बीपी। ठीक है, ज्यादा एसोसिएटेड है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लेस एसोसिएट, यहां पे क्या होते हैं, मोर एसोसिएट, यहां पे मोर एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास वैसे ही बढ़ जाएगा। और यहां पे क्या होते हैं, लेस एसोसिएटेड होते हैं, लेस एसोसिएशन, और यहां पे मोर एसोसिएशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल, मोर एसोसिएट मोर बीपी, तो इसकी बीपी ज्यादा होगी, पक्की बात है। आगे आ जाओ, अगली बात सुनो। अगर बीपी अगर इसकी ज्यादा है तो इसको गर्म करो और इसको गर्म करो, वेपर बन के कौन ज्यादा उड़ेगा, जल्दी कौन उड़ेगा? तो चूंकि इसकी बीपी है कम तो बड़े आसानी से वेपर बन के उड़ेगा। मतलब अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर किसका ज्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का ज्यादा बनेगा। और जो जल्दी वेपर बनेगा वो ज्यादा वोलाटाइल है, वो ज्यादा उड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं बोलूं कि तीसरा सवाल वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो किसका ज्यादा होगी, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की ज्यादा होगी कंपेयर टू पैरानाइट्रोफेनॉल के, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की ज्यादा होगी कंपेयर टू पैरानाइट्रोफेनॉल के, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की ज्यादा होगी कंपेयर टू पैरानाइट्रोफेनॉल के। समझ रहे हो मेरी बात को? किससे ज्यादा होगी, पैरानाइट्रोफेनॉल के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 3 मेजर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट करके। अब दूसरा जो होता है वो डाइपोल बेस फोर्सेस होता है, जिसको बच्चा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एमओटी लेके आएंगे। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग को एक नई दिशा देके समाप्त करेंगे। जहां तक रही बात आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और डीप कंसेप्ट की, दैट आई विल टेक, डेफिनेटली मैं उसे लूंगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, आयनिक बॉन्ड वगैरह का, या और फजान्स के एप्लीकेशन, वो सब हिस्सा है, वो सब समय अनुसार आएंगे। क्योंकि ये बैच 11th के बच्चों के लिए बैच था बेसिकली संजीवनी, तो इस वजह से मैं एनसीईआरटी के मेन कोर पार्ट को लेते हुए कि जो एग्जैक्ट आपका बोर्ड्स भी मद्देनजर रखा जाए। ठीक है, मैं आपको वो सारी चीजें जहां पे रिक्वायरमेंट होंगी वो सारी चीजें कराई जाएंगी। आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो कि सर आपने ये तो नहीं करा, नहीं बेटा, मैं सब कुछ कराऊंगा जहां पे आपके लिए जो नेसेसरी होगा, आपका ब्रेन जिस चीज को जैसे कैच कर सकता है, जिसकी जैसी इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें मैं आपको समय अनुसार कराता रहूंगा। नीड नॉट टू वरी, ठीक है, जस्ट हैव फेथ ऑन मी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं हर बार की तरह। आज की एक बात बताऊं, ये देखो, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर मुझे सुनने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चलिए बाय बाय, टाटा। ठीक है बच्चों।